किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, हवाओं में ठंडक घुलने लगी है, यानी बहारों का मौसम आ गया है। और इस मौसम को विशेष रूप से हेल्दी सीज़न कहा जाता है, यानी स्वास्थ्यवर्धक कहा जाता है, क्योंकि ना सिर्फ इसमें अच्छी खुराक मिलती है, खाने की इच्छा होती है, बल्कि बहुत अच्छी सब्जियां भी हमको मिल पाती हैं। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में हम सब्जियों की उन्नत खेती पर चर्चा करें। हमारे साथ एक अनुभवी उद्यानिकी विशेषज्ञ डॉक्टर एम.एच. सेफी साहब हैं, जो कि सहायक संचालक उद्यानिकी हैं और यहाँ भोपाल में गुलाब उद्यान के आप प्रभारी हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है सेफी साहब। और हमारे किसान भाइयों का प्रतिनिधित्व आज कर रही हैं एक उन्नत महिला किसान, आप हैं सिंगार देवी। सिंगार जी, आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। और ये ना सिर्फ अच्छी किसानी करती हैं, बल्कि कई महिला समूहों से भी आप जुड़ी हुई हैं और सब लोग साथ मिलकर विकास का रास्ता तय करने में लगे हुए हैं। तो आज आपसे भी खूब सारी बातें होंगी। सबसे पहले सेफी साहब से हम बात करेंगे। सेफी साहब, जैसे मैंने कहा कि सब्जियों का मौसम है और इसमें कुछ सब्जियां नर्सरी में हैं, कुछ खेत में खड़ी हुई हैं और कुछ तो उत्पादन भी देने लगी हैं, बाहर आई हुई है सब्जियों की। हमें जानकारी देंगे कि सब्जियों के इस मौसम में कहाँ क्या स्थिति बन रही है। देखिए, जैसे आपने अभी किया कि सब्जियों का मौसम है और इस मौसम में जितनी भी आपकी सब्जियां होती हैं, अधिकतम सब्जियों का उत्पादन इसी मौसम के अंदर खुले के अंदर किया जा सकता है। पॉली हाउस के अंदर तो साल भर करते हैं, लेकिन इसके अंदर खुले के अंदर आप अच्छी क्वांटिटी की, अच्छी क्वालिटी की सब्जियां प्राप्त कर सकते। जैसे आपका गोभी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, धनिया, पालक, मेथी इत्यादि सब्जियां आप लगाते हैं और काफ़ी अच्छा इस मौसम के अंदर उत्पादन देती हैं। और अब तो ये हो गया है सेफी साहब कि सब्जियां नई भी आ रही हैं और पुरानी अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, और कुछ बाज़ार में आने लगी, कुछ तो बिल्कुल ही ज़मीन में खड़ी हुई हैं। जी, ये बिल्कुल सही चीज़ है। ये किसानों को समझना चाहिए। एक मैकेनिज्म, एक पूरे प्लानिंग के तहत होता है जी, कि हमको, चूँकि हर एक सब्जी कुछ भी हो 2.5 से 3 महीने, 3.5 महीने की क्रॉप होती है। तो एक ऐसा ना हो एकदम, जब हम लोग मार्केट में देखते हैं कि सरप्लस आ जाती है, वो इसलिए आती है कि सब एक साथ बो देते हैं, सर एकदम ख़त्म हो जाती है, सब मार्केट में आ नहीं रही। तो ये प्लानिंग के तहत हर सब्जियों के अंदर 3 वैरायटी होती हैं, अगली, मध्यम और पिछली, मतलब लेट वैरायटी हमको होती है, 3 होती हैं। किसानों को तीनों ही वैरायटी को अपने क्षेत्र में बोना चाहिए, ताकि उनको एक लंबे अंतराल तक, लगभग 4 से 5 महीने तक सब्जियों का उत्पादन निरंतर मिलता रहे और उनकी आय होती रहे। और ये किसान भाइयों ने शायद ये फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है इसको समझा भी है, उसी में इनका भला भी है। और इसीलिए उनके रेट्स जो हैं वो लगातार बने हुए हैं। पहले जैसा नहीं है कि आप 2 रुपये में ढेर सारी सब्जी लेकर चले आए। तो ये ज़रूरी है कि हमारे किसान भाइयों की आय भी बढ़ी रहे और इसलिए उनको समुचित मूल्य, कम से कम उनके मेहनत का मूल्य तो ज़रूर से मिले। हमारे साथ सिंगार बाई हैं और ये बोरखेड़ी गांव है भोपाल के पास में, यहाँ से आई हैं सेफी साहब। और ना सिर्फ सामान्य फसलों की खेती में आप हाथ बटाती हैं, सब्जियों की खेती भी आप करती हैं। बहन जी, कौन सी सब्जियां इस समय आपने लगा रखी हैं अपने खेत में? सर, हमने अभी मेथी, पालक, धनिया, मूली, गाजर और मटर ये सब लगा के रखी है। और देखिए, आप तो हरी साड़ी पहनकर भी आई हैं, हरी हरी सब्जियों के आपने नाम ले लिया है ना, तो पूरा कार्यक्रम हमारा जो है वो हरियाली से भर गया है। तो अभी किस अवस्था में आपकी सब्जियां हैं? सर, अभी मेथी और धनिया, पालक सब अभी चालू हो गई है बाज़ार में। हाँ, सब सब्जी ना बाज़ार जा रही है अब उखड़ के, सब अच्छा, तैयारी कर करके सब बाज़ार में जा रही है, मार्केट। अच्छा, सब्जियां की खेती तो आप पहले से करती चली आ रही होंगी, पहले भी आपने सब्जी बोई होंगी, अब भी सब्जियां
आप जी, बोती हैं, जी सर। क्या कुछ फर्क बता रहा है समय? सर अभी जो हमने मेथी छींची थी नहीं, उस मेथी में गर्मी की वजह से थोड़ा सूखापन आ रही है, उसमें उमस आ रही है, पर वो थोड़ा कर लिया है वो कंट्रोल, ये ठंड पड़ा नहीं तो सही हो गई है अभी। तो क्या हम ये मानते हैं कि पहले जो हम सब्जियां बोते थे वो थोड़ा सा कम उत्पादन देती थी और उसमें कीड़े बीमारी भी ज़्यादा लगते थे? आज की जो सब्जियां हम बो रहे हैं उसमें खूब सारा उत्पादन आ रहा है और बढ़िया स्वस्थ और अच्छी दिखाई देती हैं, दिखने में भी बहुत अच्छी होती हैं। जी सर, अभी ठंड की वजह से। ठंड की वजह से? ठंड की वजह से। चलिए, बहुत अच्छी बात है और आप भी अच्छा उत्पादन करें। क्या कुछ इस जो उत्पादन आप कर रही हैं सब्जियों का, अब जैसे टमाटर जैसी सब्जियां हैं या मेथी हैं, दूसरी सब्जियां हैं, तो क्या इनकी प्रोसेसिंग के लिए भी आपने कुछ उपाय करती हैं कि इसको बचा के रखें और आगे हमको अच्छे मूल्य भी मिले और हम अपने खुद भी खाने के लिए रख सकें? हाँ सर, उसके लिए हमने कोल्ड स्टोर लगा रखा है। जैसा अभी भाव नहीं आया तो 4-6 दिन अपन धर के रखे कि चलो भैया 8 दिन में भाव आ जाएगा, अपनी सब्जी रखी है कोल्ड स्टोर में रखी है। कोल्ड स्टोरेज आपने, उसमें भी सब्जियां आप रखती हैं और किसान भाइयों को ये समझना ज़रूरी है कि अगर भाव नहीं मिल रहे हैं और आप रोक सकते हैं तो ज़रूर से कोल्ड स्टोरेज में या जिस तरीके से आप संरक्षित कर सकते हैं फसल, उसको बचा कर रखें। सब्जियां भी अब काफ़ी लंबे समय तक चल सकती हैं। मैं कहना जी चाहूँगा जी जी। जो कहा अभी मैंने कि कोल्ड स्टोरेज का मतलब ये होता है कि हम तो से समझाया कि बड़े बड़े कमर्शियल कोल्ड स्टोरेज हमको ले आके रखें जी। उसमें आपको बता दूं, आजकल सरकार उद्यानिकी विभाग की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, भी गवर्नमेंट की तरफ से छोटे कोल्ड स्टोरेज अपने खेत पे बनाने के भी अनुदान दिया जा रहा है। तो किसान भाई अगर वो चाहें तो अपने खेत में 10x10 या 20x20 के छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं, जिसके ऊपर गवर्नमेंट अनुदान देती है। अपना प्रोडक्ट वहाँ रखे और जब वो अच्छा रेट मिले तो उसको बाहर निकालें। कितनी अच्छी बात, कितना अच्छा संदेश आपकी को मिला सेठी साहब की ओर से कि अगर किसान भाई चाहें तो अपना खुद का कोल्ड स्टोरेज स्थापित करें और उसमें सब्जियां रखें। आपको अलग से किराया देने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद का अपना होगा, जब चाहे जब निकाल लें। तो ले लेते हैं एक छोटा सा विराम और इसके बाद फ़ौरन हाजिर होते हैं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन और आज के कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं हमारे विशेषज्ञ MS सेठी साहब से, जो कि उद्यानिकी विशेषज्ञ हैं, और साथ में बोरखेड़ी कला भोपाल के पास के गांव से श्रीमती सिंगार बाई हमारे साथ हैं। आइए बातचीत का ये सिलसिला जारी रखें। सेठी साहब, बात आलूओं से शुरू करें। आलू की खुदाई, नया आलू आने लगा है, पर खुदाई में भी अगर आप सावधानी रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। वो क्या सावधानियाँ? देखिए, क्या आलू अंडरग्राउंड क्रॉप्स, जी, ज़मीन के अंदर आता है, ज़मीनी है जी। तो हमेशा मैं देखता हूँ, मैं किसानों को हमेशा जहाँ भी जाता हूँ ये सलाह देता हूँ, जहाँ तक कोशिश हो सके आपकी आलू को कभी भी काट के ना बोए। बहुत रेयरेस्ट है उसको, अगर काटना पड़े तो अलग उसका पार्ट बनाए। बाय द वे, एक ही किसी आलू के अंदर स्केप बीमारी होती है, वो लग गई, वो चाकू से हर काटोगे तो फैलती जाती है, आपकी पूरी क्रॉप्स को नुकसान कर देती है। तो पहला तो एक काटने की कोशिश नहीं करें। छोटे से 50 से 60 ग्राम के आलू ले, 100 ग्राम के। बड़ा आलू है तो उसको काटने के बाद एक अलग जगह बोए, ताकि अगर इफेक्ट भी हो तो इतना पोर्शन आपका जाए, बाकी नहीं बचे। पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट, आलू के अंदर एक कभी भी उसको दफन करके ना बोए। मतलब आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जमीन के अंदर, एकदम अंदर न डालें, गहराई में डालें। गहराई में डालें। गहराई में डालने के तो क्या होता है, जब 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 उसको फैलने के लिए एक्स्ट्रा ताकत लगाना पड़ेगी जमीन के अंदर। जब भी आलू अपना शेप बदलेगा तो उसको कंद बनने के बाद, जैसे उसको शेप, अगर पोरस भूमि है, हल्की भूमि, रेतीली भूमि है, तो अगर ऊपर रखिए तो आसानी से अपना शेप को बढ़ाता जाएगा। जी जी, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ आके किसान क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर पहले गहरा करके बो देते हैं, फिर उसको मिट्टी चढ़ा देते हैं। तो वो जो अंदर कंद बनता है उसको उनको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ती है अपनी एनर्जी बढ़ने के लिए।
तो कितनी खूबसूरत बात कही आपने कि आलू को दफन करेंगे तो हमेशा के लिए दफन हो जाएगा, तो उसको ख़त्म मत कीजिए, उसको फैलने के लिए एक अच्छी भुरभुरी सी मिट्टी खेत की तैयारी बेहतरी से करेंगे, ज़्यादा बेहतर है। और सबसे एक और ख़ास बात ये आपने बताई कि आलू बीमार ना हो। बीमार अगर पेरेंट हुए तो बीमार आपकी संतति जो है वो बीमार होगी, और बीज उपचार जो है वो हमारे किसान भाई बहुत कम कर रहे हैं जी। तो हम चाहेंगे कि बीज उपचार के बारे में भी वैसे आजकल तो देखिए ज़्यादातर है कि जो भी फंजीसाइड, बहुत फंगस से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, और इस साल तो फंगस के चांसेस बहुत है जी, इसलिए कि बारिश लगातार बनी रही, ज़मीन के अंदर सूखापन नहीं आया, गीलापन बना है, तो फंगस जो कहते हैं वो बड़ा फंजी बनी होगी। कोई किसी भी किस्म की सब्जी वो है, चाहे आलू वाली वो हो, टमाटर, मिर्ची, बैंगन, किसके हो, पहले ज़मीन को ट्रीट करें, उपचारित करें, और ख़ासतौर से बीज को भी उपचारित करें। दोनों की दवाइयाँ मिलती हैं, और दोनों को बीज उपचार की दवा भी आती है, और सब सॉइल को, मट्टी को उपचार करने की दवाई आती है। इनको यूज़ करने के बाद ये भूमि का आपको करने के लिए सबसे अच्छा बीजा तैयार करेंगे। पहला जिस क्यारी में आप बीज बोने वाले हैं, जैसे आपका बारीक बीज होते हैं, टमाटर, बैंगन, मिर्ची, शिमला मिर्ची, ये हम पहले इसका रोप तैयार करते हैं। रोप के बाद हम उसको परमानेंट खेत के ऊपर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो जिस रोप क्यारी के अंदर इनको पहला बीज बोने वाले हैं, उसको फॉर्मेल्डिहाइड से बिल्कुल ड्रेंच कर दें पानी में, और करने के बाद उसको चारों पन्नी से ढांक दें 2-3 दिन के लिए कम से कम ढांक दें, जिससे जो भी उसके अंदर फंगस होगा, बैक्टीरिया होगा, वो फॉर्मेल्डिहाइड से मर जाएगा। अच्छा, इससे आपको बाद में दवाइयों के ऊपर खर्च कम करना पड़ेगा। फॉर्मेल्डिहाइड से छिड़क कर और प्लास्टिक की जो भी गैस बनेगी उससे सारे बैक्टीरिया जमीन के अंदर जो होंगे जी वो खत्म हो जाएंगे। तो ये एक बीज उपचार से ज़्यादा एडवांस तरीका है। उसके बाद फिर बीज उपचार आप करते ही हैं, बीज को 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से, 2.5 ग्राम के हिसाब से उपचारित करके फिर आप बीज को बोएं। बहन जी, आपसे बात करना चाहता हूँ कि जब हम बीज कोई भी हो, मिर्ची का बीज हो या आलू का बीज हो या मेथी का बीज हो, तो क्या बीज की आप साफ सफाई और ये सब उसको तैयार करके ही बोती हैं, या सीधे जैसा आया वैसे बो दिया? नहीं जी सर, उसको तो हम तैयार करते हैं, बीज को तैयार करके ही बोते हैं। अच्छा अच्छा, रोपा लगाना बड़ा थोड़ा सा मेहनत का काम होता है, तो रोपे में आप किस तरीके से अच्छा रोपा लगा सकें, उस वक्त कौन सी बातों का ध्यान रखती हो? रोपा सर, रोप से ही सही फसल देता है जो रोप का लगाते हैं, और अपन छींच के लगाते हैं वो कम फसल देते हैं बीज में। शिवा साहब, मैं यहाँ पे थोड़ा आपको हस्तक्षेप करूँगा। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपने डिस्कस की है यहाँ पे, रोपा। ज़्यादातर किसान यहाँ आके फेल हो जाते हैं जी, इसलिए फेल हो जाते हैं वो कि जैसे रोपा आप क्यारी के अंदर बोया आपने बीज, है ना, तो वो अपने अज्ञानता से या लापरवाही कहते हैं, जो जिस में क्या है, वो क्या करता है, पहले तो रोपे की स्टेज होती है कि कम से कम 4 से 6 पत्ती की अवस्था के बाद आप रोपों को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन जब आप रोपे को उखाड़ के खेत में ले जाएंगे, उसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जिस, मान लो आज सपोज कीजिए शुक्रवार है, शनिवार को आपको खेत पे लगाना है ना, ट्रांसप्लांट करना, तो शुक्रवार की सुबह से उसके अंदर पानी भर दीजिए क्यारी के अंदर। क्यारी में पानी भर दें, नरम हो जाए, नरम हो जाएगी जी। तो ले लेते हैं एक छोटा सा विराम, और इसके बाद फौरन हाजिर होते हैं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन, और आज के कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं हमारे विशेषज्ञ MS सेफी साहब से, जो कि उद्यानिकी विशेषज्ञ हैं, और साथ में बोरखेड़ी
कला भोपाल के पास के गांव से श्रीमती सिंगार बाई हमारे साथ हैं। आइए बातचीत का ये सिलसिला जारी रखें। और पहला दूसरा नरम होने के बाद क्या होगा, आप जब शनिवार को रोपा लगाएंगे तो उसको मुंडी पकड़ के बाद उठाइए आप, उसको खुरपी ले लें, खुरपी से मट्टी सहित निकालें। अच्छा, जितनी सहायक जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूट हम बोलते हैं, जड़े जो है झगड़ा जड़े बोलते हैं, वही इंपॉर्टेंट होती है जी। टेप रूट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती उसके ना, झगड़ा जड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव रूट है वही इंपॉर्टेंट होती है। वो जब आप पूरा खुरपी के साथ निकालेंगे तो वो पूरी 90% पूरा झगड़ा जड़े आ जाएंगे, है ना। उसको फिर एक साफ पानी के अंदर रख दीजिए, वो सारी मट्टी झड़ के एक तरफ हो जाएगी, बैठ जाएगी नीचे और वो जड़ जाएगी। उसको फिर एक कोई अच्छी दवाई फंजीसाइड ले लें, कार्बेंडाजिम करके जो भी फार्मूले से हो, उसके अंदर चंद सेकंडों के लिए डुबोएं, 30 सेकंड 40 सेकंड, वो निकाल के फिर उसको ले आके रखें। पहला काम। दूसरा और इम्पॉर्टेंट काम मैंने देखा है किसानों की गलती करते हैं, क्योंकि हम रोपे को मेन खेत पे ले जाते हैं, सूखे खेत रहते हैं, पहला हम रोपा लगा देते हैं, फिर किसान भाई पीछे से पानी छोड़ दें। इससे उनकी जो पौधे की स्टेबिलिटी है कम से कम 50% खत्म हो जाती है। गलन लगने की संभावना रहती है। गलन नहीं लगे, क्या होता है, सूखी मिट्टी होती है, ये पौधा नाजुक होता है जी। तो जो ऑस्मोसिस का फार्मूला यहाँ काम करता है, जो जड़ों के अंदर पानी पौधे के अंदर है, मिट्टी इमीडिएटली इसको सोखती है, तो पौधे को सूखा कर देती, कमजोर कर देती है। तो मेरा सजेशन हमेशा यही रहता है, हर प्लेटफॉर्म पर रहता है, जब आप खेतों के अंदर प्लांट करें, उसको पहले आगे पानी चलाते जाइए, पीछे रोपा लगाते जाइए। इससे आपके जो सेपलिंग है, सीडलिंग है, पौधा है, वो हेल्दी रहेगा और इमीडिएट खड़ा हो जाएगा, 4-5 घंटे के अंदर वो स्टेबल होकर ऊपर आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप सूखी मिट्टी में लगाते हैं तो 4-5 घंटे तो अपने आप को लड़ने के लिए लगा देगा सूखे से, उसका पानी जो था पूरा मिट्टी ने पी लिया, फिर डबल से उल्टा जाएगा जब पानी इधर आप देंगे। तो अगर आप 2-4 घंटे सूखी मिट्टी के अंदर लेट कर दिया पानी देने में, तो आधे से ज़्यादा रोपा आपका मर जाएगा। तो मिट्टी जो है वो पौधे से परिचय प्राप्त करती है, वो उससे दोस्ती स्थापित करती है, वो उसका इम्तिहान लेती है, और इसके बाद ही वो उसको स्वीकार करती है। तो ये एक प्राकृतिक रूप से एक सिद्धांत है पौधों में भी, पौधे और मिट्टी के बीच में जो अंतर संबंध है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। पहले आप पानी डालें, पहले आगे क्यारी खेत के बड़े हुए जो भी क्यारी पानी डालते हैं, पीछे से रोपा रोपते हैं। तो अगर उसकी प्यास बुझी हुई है, जमीन की प्यास बुझी हुई है, तो वो हमारे पौधे का पानी नहीं लेगी। ये चाहे कोई भी रोपा हो, आपने पौधा उखाड़ने से लेकर जमीन में रोपने तक बात यही लागू होगी। और हमारे ज़्यादातर घरों में हम देखते हैं कि नींबू शौकिया लगा लेते हैं, अमरूद लगा लेते हैं। ऐसे में उनकी देखभाल करना हो तो छोटी छोटी टिप्स। जी, देखिए नींबू क्या करता है, हम लोग मतलब जो हम देखते हैं, हमारी जो गृहिणियाँ होती हैं, वो हमेशा क्या खूब पानी देती है, समझती है पानी देने इसकी सेवा है। अच्छा, जबकि हर प्लांट्स की पानी की अपनी अपनी लिमिटेड आवश्यकता हो। नींबू इसको ये चूँकि सब टॉपरोकल एरिया का प्लांट है, इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। अगर आपने पानी दिया तो इसमें फंगस लग जाएगी जड़ों के अंदर, जो पौधा आपका सूख जाएगा, पत्तियाँ ज़्यादा आएंगी, फल बिल्कुल नहीं आएगा। अच्छा। इसलिए लिमिटेड पानी दें, पहला अंतराल से दें। और दूसरा, हमेशा हर 2-3 महीने के अंदर किसी फंजीसाइड को पानी में घोलकर जड़ों में डालें, जिससे कि जड़ों में रूट राट या रूट की जो दूसरी बीमारी है, निमोटोड्स, वो नहीं लगने। चलिए बहन जी, आप अपने जैसे महिला किसानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? महिला किसानों के लिए सर यही कहना है हमारा कि जैविक खेती पे ज़्यादा जोर दें। बिल्कुल, जोर दें। बहुत अच्छी ज़्यादा जैविक खेती करने से ही अपनी थोड़ी बच्चे की, अपनी सबकी स्वास्थ्य हेल्थ के लिए बहुत सुंदर सी आपने बात कही। और आप जैसी विकसित महिला किसानों से ही खेती का श्रृंगार है, यानी सिंगार है ना, आपका नाम उसमें सार्थक होता है। हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़े MS सेवी साहब, सहायक संचालक उद्यानिकी और बड़े अनुभवी विशेषज्ञ, साथ में सिंगार देवी जी, जो कि यहाँ पास के गांव भोपाल के बोरखेड़ी में आपका निवास है और बहुत प्रगतिशील किसान है। तो किसान भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत सारी जानकारी सब्जियों की खेती के बारे में ली। और आइए, अब समय है कृषि समाचार देखने का, तो देख लेते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन योजना को मंजूरी, ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र का हुआ शुभारंभ, फ्लोरी कल्चर अपनाकर किसान बने आत्मनिर्भर,
एकल पहिया निंदाई यंत्र और सरसों का उत्पादन बढ़ाएं। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों की खेती की लागत को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी है। यह योजना 15वें वित्त आयोग तक लागू रहेगी। इसमें कुल 2,481 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा। इसमें 1,584 करोड़ रुपए भारत सरकार और 897 करोड़ रुपए राज्यों का हिस्सा होगा। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को एक स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य पूरे देश में प्राकृतिक खेती को मिशन मोड में बढ़ावा देना है। यह योजना किसानों को रसायन मुक्त खेती अपनाने, स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने और खेती की पारंपरिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने कृषि अभियांत्रिकी मूसाखेड़ी इंदौर में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया। विशिष्ट अतिथि पद्मश्री डॉक्टर एम अन्नादुरई, मिशन डायरेक्टर चंद्रयान एवं मंगलयान थे। श्री सिलावट ने ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र की व्यवस्था और ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संबंधी जानकारी भी हासिल की। श्री सिलावट ने कहा कि ड्रोन प्रशिक्षण युवाओं और किसानों के लिए विकास के नए द्वार खोलने वाला है। इस प्रशिक्षण से युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं किसानों को ड्रोन के माध्यम से कृषि कार्य में मदद मिलेगी, जिससे लागत कम होकर खेतों में उर्वरक और दवाओं के छिड़काव में तकनीक सहायक बनेगी। यह प्रशिक्षण किसानों और युवाओं के लिए खुशहाली और उन्नति के पथ सृजित करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश का पहला स्कूल भोपाल में संचालित हो रहा है, जबकि इंदौर के इस दूसरे स्कूल में युवाओं को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण मिलेगा। ड्रोन स्कूल की स्थापना के लिए कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के प्रयासों की भी उन्होंने प्रशंसा की। मध्य प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि फ्लोरी कल्चर के माध्यम से किसान भाई अच्छा लाभ कमा सकते हैं। गत 4 वर्षों में मध्य प्रदेश में फूलों के उत्पादन क्षेत्र में 5,000 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश के किसानों द्वारा 4,71,000 मीट्रिक टन से अधिक फूलों का उत्पादन किया गया, जो एक रिकॉर्ड है। श्री कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश में छोटे किसान जिनके पास 1 या आधा हेक्टेयर भूमि है, वे भी फूलों के उत्पादन से अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के फूलों की नई दिल्ली, मुंबई, नागपुर, अहमदाबाद, जयपुर जैसे महानगरों में अच्छी मांग है। एकल पहिया निदाई यंत्र कई तरह की फसलों में काम आता है। 240 मिलीमीटर से अधिक अंतराल वाली कतारीय फसलों में निंदाई तथा गुड़ाई के लिए हाथ से चलाया जाने वाला ये उपकरण है। इसमें पहिया, ढांचा, कांटे, हत्था तथा वी ब्लेड आदि लगाए गए हैं। इस यंत्र को आगे पीछे धकेलकर खींचकर चलाया जाता है। इससे खरपतवार काटा तथा उखाड़ा जा सकता है। छोटी जोत में किसानों के बीच यह यंत्र काफी लोकप्रिय हुआ है। सरसों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान भाइयों को वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए तरीके अपनाने होंगे। सबसे पहले खेत से अतिरिक्त पौधे निकाल दें ताकि फसल को सही पोषक खुराक मिल सके। खरपतवार प्रत्येक फसल में चुनौती बनकर खेत में रहते हैं, उनको निकालना अत्यंत आवश्यक कार्य होता है। कोई भी सिंचाई या उर्वरक देने के पहले ही खरपतवार बुआई के 30 से 35 दिनों के अंदर ही हटा देनी चाहिए। सिंचित फसल को पहली सिंचाई बुआई के 30 दिनों बाद तथा दूसरी सिंचाई बुआई के 55 से 60 दिनों बाद की जानी चाहिए। यदि एक ही सिंचाई का साधन हो तो पुष्प अवस्था में सिंचाई करें। माहों का आक्रमण प्रत्येक अवस्था में हो सकता है। 50 माहों प्रति पौध होने के तुरंत बाद मिथाइल डेमेटॉन 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 2 छिड़काव 15 दिनों के अंतर से करें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो हमें उम्मीद है कि आपको कार्यक्रम ये पसंद आया होगा और साथ में कुछ काम की जानकारी अवश्य आपने ग्रहण की होगी। इसी के साथ हम आपसे आगे जाएंगे।